हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। आज 19 मई है, मनीष कुमार। 19 मई है। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा, मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूंगा। आप लोगों से ये विनती है, गुजारिश है कि आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जितना हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करने का ज़रूर प्रयास करें। जितना हो सके आप जो भी दूर दराज में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर ये आर्टिकल्स रहता है इसमें, और आप इसको नोट्स भी तैयार कर सकते हैं आगे एग्जाम के लिए। आगामी एग्जाम जो अभी हाल ही में देखा होगा आपने, 60 का जो मेंस हुआ है, उसके क्वेश्चन की प्रकृति को देखें और लिखें को अपने नोट्स पे, और उस पर विचार करें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको तैयारी किस तरह से किया जा सकता है। आगे अगर मेंस लिखना हो, अगर आप दे रहे हैं 69 का एग्ज़ाम आगामी है आपका 30 सितंबर को, तो उसका भी मेंस आपका दिसंबर में प्रस्तावित है। तो इसके लिए भी आपको मेंस तैयार करने की ज़रूरत है, अभी से समझने की, सोचने और समझने की, विचार करने की ज़रूरत है कि आपको मेंस हमें किस तरह से तैयार करना है जी। ठीक है। और आगामी अगर देखा जाए तो आगामी सुपर टेट का भी एग्जाम है आपको, पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको आप शेयर सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते आगे अगर बात करें हम, तो अभी हम लोगों का एक एनसीईआरटी का पैकेज हम लोग लेके आए हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी का एक हम लोग का तैयार किया हुआ नोट्स है, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको अगर किताब खरीदेंगे मार्केट में तो आपको 2000 के करीब समथम में पड़ता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आपको पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि आपको यहाँ टाइम में टैकिंग जो लगेगा आपको नोट्स बनाने में, जहाँ जो हम लोग जो नोट्स देंगे वो आपको नोट्स बनाने में वही आपका काम सफिशियंट है, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आप 69 बीपीएससी भी दे रहे हैं या सुपर टेट दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी बेसिक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको ये ज़रूरी होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं आगे अपना टॉपिक्स की ओर, जो आज हमारा 19 मई 2023 है। इसके बारे में देखा जाए तो कानून मंत्रालय से हटाए गए हैं रिजिजू, जो भी पहले कानून मंत्री जो थे, रिजिजू साहब थे, अब वो चेंज हो गए हैं। चलिए, क्या कहा जा रहा है, कानून मंत्रालय से हटाए गए रिजिजू, मतलब भारी पड़ी न्यायपालिका के साथ जो वाणिज्य जंग, अब मेघवाल नए कानून मंत्री बने हैं। कॉलेजियम को लेकर रिजिजू और न्यायपालिका में काफ़ी रहा टकराव रहा। और किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। लंबे समय से केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल को लेकर चल रही अटकलों के बीच गुरुवार को सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को वहां से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दिया है। उनकी जगह आने वाले राजस्थान से आने वाले दलित नेता पूर्व नौकरशाह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया है। इस वजह से कानून मंत्रालय के राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को भी वहां से हटाकर स्वास्थ्य मंत्रालय भेज दिया गया है, वहां से उसको स्वास्थ्य मंत्रालय भेज दिया गया है। ठीक है, इस बात को समझ जाएंगे चाहिए। आगे चलें तो सिद्धामैया होंगे, सिद्धारमैया जो होंगे कर्नाटक के नए सीएम, और शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। मतलब कांग्रेस के जो ये अगर बात करें तो वही जो नया जो वहाँ सरकार बनी उसमें कर्नाटक के नए सीएम होंगे सिद्धारमैया, और शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे ये। ठीक है, चलेंगे क्या चीज़ें। आपका ये पीटी का जो क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में कर्नाटक के जो नए सीएम कौन बने हैं, ये आप पूछा जा सकता है छोटे मोटे एग्जामों में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है आपका, है कि जो अभी नए संसद भवन बने हैं उनका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जो है सो आपको 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जो 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे, और संसद के नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष जो है भी ओम बिरला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से भेंट कर उनसे उद्घाटन करने का आग्रह भी किया था। अब देखा जाए तो 5 अगस्त 2019 को लोकसभा तथा राज्यसभा नए संसद भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया गया था, और 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास भी किया था। महिलाओं को देखकर बस न रोकने वाले चालक को 1 घंटे के भीतर भी हटाया गया। देखिए, तो एक एक्सीडेंट में महिलाओं को देखकर क्लस्टर बस ने रोकने को सीएम अरविंद केजरीवाल ने गंभीरता से लिया। इंटरनेट मीडिया के जरिए बस न रोकने का वीडियो उन्हें मिला था। इसके बाद सीएम ने बस न रोकने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई कर निर्देश दिए हैं। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए परिवहन मंत्री को जरूरी कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया। सीएम के निर्देश पर परिवहन मंत्री जो कैलाश गहलोत ने 1 घंटे के अंदर बस चालक को ड्यूटी से हटा दिया, और परिवहन विभाग के एमडी समेत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने बस चालकों और अन्य स्टाफ को महिलाओं समेत सभी यात्रियों के प्रति संवेदनशील बनाने पर जोर देने की बात कही है।
कजाकिस्तान की कंपनी बनाएगी लॉजिस्टिक पार्क। मतलब ये जो है, कहा जा रहा है यमुना प्राधिकरण में जिले क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क के लिए कजाकिस्तान की कंपनी 1,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी और इसे 200 एकड़ में विकसित किया जाएगा। किसका? तो 200 एकड़ में इसको विकसित किया जाएगा। कंपनी व प्राधिकरण के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। कंपनी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्राधिकरण के प्रभारी सीईओ मोनिका रानी से मिलकर लॉजिस्टिक पार्क निवेश करने का प्रस्ताव भी दे दिया है। आज़ादी के बाद धरोहरों को संरक्षित करने को बहुत कम हुए प्रयास। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालयों की जरूरत पर जोर देते हुए उनका कहना है कि इससे हमें एक और अतीत से प्रेरणा मिलती है तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का भी बोध भी होता है। यह बात अलग है कि आज़ादी के बाद धरोहरों को संरक्षित करने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हालांकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश अब अपनी धरोहरों को सहेजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। आने वाले दिनों में भारत जो है संग्रहालय की दुनिया में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। ऐसा मेरा क्या है? तो एक पक्का विश्वास है। इस दौरान महात्मा गांधी, सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े पंचायत तीर्थार का निर्माण, पीएम संग्रहालय और आदिवासियों के लिए देश में बनाए गए संग्रहालय का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, जो एक इस घटना पर भी याद करें कि बिहार में जाति आधारित जो गणना पर रोक मामले में क्या हुआ है। तो ये पॉलिटी का आपका क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का ये टॉपिक्स है, ये से रिलेटेड अभी क्वेश्चन अभी देखेंगे हाल ही में परसों जो एग्जाम हुए हैं 68 का जो पेपर 2, उससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चन देख सकते हैं। चीज़ों को क्या है कि बिहार में जाति आधारित गणना जो था उस पर रोक मामले स्थगनादेश से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जाति आधारित गणना पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाईकोर्ट का आदेश पर स्थगन देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा है कि वह जांचेगा कि सभी इस सर्वे की आड़ में यह जनगणना तो नहीं है। बहुत से दस्तावेज है जिससे लगता है कि यह जनगणना है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई 2 जुलाई तक टाल दी है। बिहार सरकार राज्य में जाति आधारित गणना करा रही है। जाति आधारित गणना है, जनगणना नहीं, जाति आधारित जो है गणना करा रही है, जिसमें से पहले चरण की गणना जो है 7 फरवरी से 21 जनवरी तक पूरी हो गई। तो दूसरे चरण की गणना जो है 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलनी थी। पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दिया है। इसके बाद क्या हुआ फिर कि पटना हाईकोर्ट रोक लगाने के आदेश के खिलाफ दाखिल बिहार सरकार की याचिका जो है गुरुवार को जस्टिस अभय एस ओका और आयुष बिंदल की पीठ ने सुनवाई की थी और कोर्ट ने बिहार सरकार का हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध ठुकराते हुए हम साफ कर देना चाहते हैं कि यह ऐसा केस नहीं है जिसमें कोर्ट आपको अंतरिम राहत दे दे। कोर्ट को सब बताया गया कि हाईकोर्ट में मामला 3 जुलाई को सुनवाई पर लगा है। तो पीठ ने हाईकोर्ट में सुनवाई की तिथि बीत जाने के बाद 14 जुलाई को बिहार सरकार की याचिका दोबारा सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। कहा जा रहा है कि पीठ ने यह भी कहा है कि अगर किसी कारण से हाईकोर्ट में तय तिथि पर सुनवाई नहीं हो पाई तो वह राज्य सरकार को इस मुद्दे पर आगे सुनेगा। आगे है कि राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति लागू करने के 5 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया है। मतलब क्या कि औषध बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए इलाज की दवाओं की खरीद के साथ ही राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के कार्यान्वयन के लिए हाईकोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा है कि कमेटी के सदस्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव या उनके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के साथ एम्स द्वारा जो है ये आदेश दिया गया है कि कमेटी के पहली बैठक इसमें से पहले किया जाए और अगली सुनवाई 29 मई को होगी। आगे है कि 6 राज्यों की में स्टार्स प्रोजेक्ट के जरिए तैयारी की जाएगी कौशल विकास की कमी। मतलब हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल में विश्व बैंक की सहायता से चलाए जा रहे स्टेशनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टार्स प्रोजेक्ट में व्यावसायिक शिक्षा तो पहले ही शामिल थी, लेकिन अब इसमें कौशल विकास को भी प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है। ये किसका परियोजना है? तो विश्व बैंक ने परियोजना में शामिल राज्यों में स्किल गैप कौशल में अंतर का अध्ययन करवाया है। शुक्रवार को एक आयोजित किया था मुंबई में कार्यशाला रखी जाएगी जहां केंद्र सरकार और इन राज्यों सहित उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। कौशल के अंतर को पूरा करने के लिए एक रोड मैप का भी मंथन किया जाएगा। बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं ये कौशल रिलेटेड है। शहरी विकास के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी। मतलब कहा जा रहा है शहरी जो विकास है उसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी है। मतलब शहरीकरण करे तेज रफ्तार उसके कारण उभरी चुनौतियों का सामना करने के लिए शहर अभी तैयार होंगे और जब वे प्लानिंग से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक आगे बढ़ेंगे तो इसके लिए एक नए नजरिए कामकाज की शैली और सबसे अधिक जरूरी प्रशासनिक सुधार की जरूरत होगी। अहमदाबाद में जुलाई में G20 देशों की मेयर कॉन्फ्रेंस के लिए विचार विमर्श की साझा रूपरेखा तैयार करने के लिए इंदौर में गुरुवार को आयोजित अर्बन 20 सम्मेलन के निष्कर्ष
2010 में यही सामने आया कि अगले 25 सालों के विस्तार की संभावना और उसके आधार पर किए जा रहे कानूनों ने गंभीर चुनौती खड़ा किया, जिसके सामना करने के लिए समय बहुत कम है। सम्मेलन में विचार के 3 बिंदु थे: भविष्य के लिए डिजिटलीकरण को कैसे अधिक से अधिक अपनाया जाए, शहरी शासन और प्लानिंग के स्वरूप को कैसे सुधार किया जाए, और स्थानीय पहचान को मजबूती देने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ये सब चीज़ें रखा गया है प्लानिंग में। आगे चलते हैं कि ये आगे का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखा जाए तो अलीगढ़ के गिलहराज मंदिर में ड्रेस कोड लागू, मुस्लिमों पर प्रवेश पर रोक। कहा जा रहा है कि आपका महाराष्ट्र के नासिक में स्थित प्रसिद्ध रेमकेश्वर मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जबरन घुसने की घटना को देखते हुए अलीगढ़ के गिलहराज मंदिर में चौकसी बढ़ा दी गई है। मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, ड्रेस कोड लागू किया गया है, इसके पर्चे गेट पर चस्पा दिए गए हैं और मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही कपड़ों में मंदिर आने की अपील किया है। मतवचल ताल पर गिलहराज मंदिर में समेत कई प्राचीन मंदिर हैं। सुबह शाम हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने को आते हैं। मंदिर प्रबंधक कौशलनाथ ने बताया कि रेमकेश्वर मंदिर में हुई घटना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। गिलहराज मंदिर में वैसे तो कोई मुस्लिम नहीं आता, फिर भी सतर्कता बरतेंगे। भक्तों को ड्रेस कोड की अपील इसलिए की गई है कि लोग कैपरी बरमूडा और स्टाइल में के नाम पर फटी जीन्स तक पहनकर मंदिर में आ जाते हैं। जब हम शादी समारोह शमशान में सही कपड़ों में जाते हैं तो भगवान के दरबार में ऐसे कपड़े क्यों? सामान्य कपड़े पहनकर मंदिर आए। ये सब चीज़ें कहा गया है। चीज़ें सियाचिन ग्लेशियर की सही के लिए अब अनुमति की जरूरत नहीं है, मतलब सियाचिन के ग्लेशियर के लिए आपको अब अनुमति के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। तब सियाचिन ग्लेशियर का आधार शिविर अब पर्यटकों को से गुलजार रहेगा। अब उन्हें सेना की अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा। सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के प्रतापपुर आधार शिविर को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया। यह स्थान समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहीं लेह स्थित खारदुंगला दर्रा को बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम भी शुरू हो गया है। खारदुल्ला में बनेगी पार्किंग और सुविनियर शॉप भी होगी। मतलब खारदुल्ला के बारे में पर्यटन सचिव ने बताया है कि खारदुल्ला से कुछ ही दूरी पर बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। और ये देखिए पीटी का जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि जुलाई दूसरे सप्ताह में इसरो जो है जुलाई के दूसरे सप्ताह में इसरो प्रक्षेपित कर सकता है चंद्रयान 3 मिशन। मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 महीने से भी कम समय में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने यान को उतारने की तैयारी कर रहा है। यदि चीज़ें योजना के अनुसार चलती है तो इसरो जुलाई के दूसरे हफ्ते में महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन को प्रक्षेपित करेगा। चीज़ें हैं। वंदे भारत देश की गति और प्रगति का प्रतीक है। मतलब वंदे भारत जो है देश की गति और प्रगति का प्रतीक है, क्योंकि भारत प्रतिदिन कहा जा रहा है कि हावड़ा और पुरी के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा यात्रा में 6.5 घंटे का समय लगेगा। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को नई दिल्ली से उड़ीसा के लिए 8,000 करोड़ लागत की कई रेल परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस दौरान उड़ीसा के पुरी और बंगाल के हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उनका कहना है कि आज उड़ीसा और बंगाल के लोगों को वंदे भारत का तोहफा मिला है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की गति और प्रगति दोनों को प्रदर्शित कर रही है। इस ट्रेन के शुभारंभ हो जाने से पुरी से कोलकाता की यात्रा में केवल 6.5 घंटे का समय लगेगा। इससे समय की बचत होगी और व्यापार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन सभी को जोड़ेगी। यह उड़ीसा और बंगाल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि को भी जोड़ेगी। यह आधुनिक ट्रेन भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इससे पहले बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित था। क्या है सॉरी बिहार के समस्तीपुर में दबंगों के भय से स्वास्थ्य कर्मियों ने छोड़ा अस्पताल। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक उप स्वास्थ्य केंद्र करीब 1 माह से दबंगों के खौफ के कारण बंद पड़ा। एक महिला सहित 3 कर्मियों से मारपीट के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर अस्पताल आना छोड़ दिया गया। बढ़िया जो पदाधिकारी है को सूचना देकर वे मुख्यालय में सेवा दे रहे हैं। वहीं अस्पताल बंद होने से स्थानीय लोगों के इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल जाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार सिमराहा गांव स्थित पुस्तकालय भवन के कमरे में उपस्वास्थ्य केंद्र चलता है। यहां से एनएम नीना कुमारी कौशकी राज और सीएचओ राजेंद्र कुमार वर्मा समेत 3 स्वास्थ्यकर्मी तैनात है। 20 अप्रैल को कुछ असामाजिक तत्व स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और अमर्यादित व्यवहार करने लगे। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। इस संबंध में जब खानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ गर्भवती महिलाएं, चमकी बुखार वाले शिशुओं का इलाज, गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग की दवा वितरण सहित सभी सेवाएं ठप है।
द केरला स्टोरी पर बवाल हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर रोक हटाने के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस से कहा है कि इसे दिखाए जाने से कोई भी समस्या होने पर राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोरल पुलिसिंग छोड़कर अपनी पुलिस को संभालें। तृणमूल कांग्रेस के जो प्रदेश सचिव हैं कृष्ण कुणाल घोष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंगाल में इस फिल्म की फिर से स्क्रीनिंग होगी, लेकिन इसकी वजह से अगर कोई समस्या होगी तो विपक्ष इसके लिए दोष ना दें। इस पर विधायक ये सब चीज़ें हैं। जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ कानूनी वैध, मतलब फिर जल्लीकट्टू, मतलब संविधान पीठ ने कहा है कि यह तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु में बैलों के काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून को सही करार दिया है। संविधान पीठ का यह कहना है कि जल्लीकट्टू में कुछ भी गलत नहीं है और यह तमिलनाडु के सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। यह सदियों से चला आ रहा है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र की बैलगाड़ी दौड़, कर्नाटक की भैंसा दौड़ को मंजूरी देने वाले कानून को भी जायज ठहराया है। कोर्ट का कहना है कि तीनों अधिनियम वैध हैं और इसमें पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। गुलाम कश्मीर पर निर्णायक फैसले का समय आ गया, मतलब इसको, ये आपका IR का टॉपिक से है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1970 की समाप्ति के बाद निवेश जो है सो विदेश मंत्री जयशंकर का कहना है कि बहुत मायने रखता है कि भारत के लिए गुलाम कश्मीर को खाली करना ही शेष रह गया है। इंटरनल सिक्योरिटी और IR की बात करेंगे। पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई, शासन का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा है। सेना, नौकरशाही और न्यायाधीश दो फार हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो सेना है और नौकरशाही और न्यायाधीश दो फार हो चुके हैं। युद्ध तो दूर, पाकिस्तान के पास आंतरिक संकट को संभाल पाने की वित्तीय शक्ति नहीं रह गया है। असर की बात यह है कि पाकिस्तान के अपने अस्तित्व में के समक्ष संकट का एहसास तक नहीं है। पिछले दिनों गोवा में SCO की सदस्य बैठक हुई थी, उसमें शामिल होने के भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि 370 जो है भारत पाकिस्तान वार्ता में बाधा है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें स्पष्ट जवाब दिया कि वह तो पाकिस्तानी आतंकवादी उद्योग के प्रवर्तक एवं प्रवक्ता है। उन्होंने अनुच्छेद 370 अब इतिहास है और कश्मीर प्रकरण में पाकिस्तान के लिए मात्र गुलाम कश्मीर को खाली करना ही बाकी रह गया है। ये चीज़ आपका IR का भी टॉपिक है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसको समझ सकते हैं चीज़ें। यह युद्ध कश्मीर में 1 जनवरी 1949 को अस्थायी युद्ध विराम के बाद से हमारी नीति होनी चाहिए थी, लेकिन नेहरू तो भारत की तरह कश्मीर को ही बांट देने पर आमदा थे। लेकिन तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि देर से ही सही भारत के लिए कश्मीर मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। इस तरह से उसने पाकिस्तान के अस्तित्व के उस संकट की ओर इशारा कर दिया है जो कश्मीर मुद्दे के दृष्टि पटल से विलीन हो जाने के बाद कश्मीर की सेना के समक्ष उपस्थित है। गुलाम कश्मीर को खाली कराना ही जब हमारी एकमात्र घोषित नीति है, तो हम भारत की ओर से इस मामले में औपचारिक कूटनीतिक बयान शुरू हो जाने चाहिए। चीन ने $46 अरब के खर्च से काराकोरम से ग्वादर तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक बनाने सहित पाकिस्तान में बड़े निवेश किए। यह हाईवे उसी भारतीय क्षेत्र से गुजरता है। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली इस कश्मीरी भारतीय क्षेत्र का उपयोग न करने के लिए सचेत भी किया था, लेकिन उन्होंने इस आपत्ति पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। संभवतः हम सैन्य दृष्टि से उस मार्ग को बाधित करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए चीन ने सीपेक योजना में सड़क बना डाली। अतः अब कहा जा रहा है कि हमारी यह नई भाषा चीन ही नहीं बल्कि विश्व को हमारी बदल चुकी कश्मीर की नीति स्पष्ट होगी। अतः इस दिशा में अब हमें आगे बढ़ना आवश्यक हो जाता है। सवाल है कि वे कदम क्या होंगे। सबसे पहले हमें यह दिखाना होगा कि गुलाम कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें 1956 से ही आरक्षित चली आ रही है। इसी आधार पर वहाँ लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी नई सीटें सृजित की जा सकती है। संविधान संशोधन से यह संभव है, कोई विरोध नहीं होगा। संभवतः इस संदर्भ में संसद में निजी सदस्य विधेयक भी प्रस्तुत हो चुके हैं। कश्मीर के विकास के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा संसद और विधानसभा मनोनयन की वैकल्पिक व्यवस्था भी इसी विधेयक में जोड़ी जा सकती है। इस स्वीकृति से कश्मीर से जुड़ा विवाद स्वतः ही नेपथ्य में चला जाएगा और यह अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद दूसरा बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इस बात को समझेंगे जी। यहाँ कहा जा रही है वास्तविकता है कि पाकिस्तान आंतरिक विभाजन की दोहरी पर है। उसके प्रभाव से हमें दोहरे मोर्चे वाले सामरिक दबाव से मुक्ति मिलेगा और फिर हम चीनी ड्रैगन का बदला रूप भी देखेंगे। अब जब लक्ष्य ही गुलाम कश्मीर की वापसी है, तो हमें इन दिशाओं में बस आगे बढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने SCO जो बैठक हुआ तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस में एक सवाल में जवाब में कहा था कि आप कॉफ़ी की खुशबू लीजिए। अनुच्छेद 370 का इतिहास हो चुका है। यह आत्मविश्वास से लबरेज गाजब का जवाब था। कश्मीर में अब किसी वार्ता पर मेज नहीं है, बल्कि भारतवर्ष
बल्कि भारतवर्ष के एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है। कश्मीरी जनता के सामने अपने भविष्य को लेकर अब कोई धर्म संकट नहीं है। आप हम गुलाम सर कश्मीर को लेकर इस दिशा में आगे चल सके तो बहुत समय नहीं लगेगा, जब पाकिस्तान भी एक इतिहास बनकर रह जाएगा कि एक देश हुआ करता था और था पाकिस्तान। प्रगति पूर्वोत्तर की प्रगति को लगते पंख, इसको आप पढ़ लेंगे। बहुत ही नॉर्थ ईस्ट का ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपको। ये 9 मई को तिथि केवल पूर्वोत्तर भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर कोलकाता से चले पहले मालवाहक जहाज की अगवानी किया था। अब सितवे बंदरगाह भारत के पूर्वी तट को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ेगा। सितवे बंदरगाह को भारत द्वारा जो है सो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इस परियोजना की परिकल्पना मिजोरम को हल्दिया कोलकाता म्यांमार में कलादान नदी के माध्यम से किसी भी भारतीय बंदरगाह के साथ वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए की गई। इसके तहत सड़क मार्ग द्वारा मिजोरम से म्यांमार के प्लेटवा और उसके बाद प्लेटवा से नदी सितवे और सितवे से नदी मार्ग से समुद्र भारत के किसी भी बंदरगाह तक पहुंच की परिकल्पना की गई है। स्पष्ट है कि सितवे बंदरगाह के संचालन से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होगा और इससे पूर्वोत्तर के स्थानीय उत्पाद आसानी से दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंचने के लिए पहुंचने लगेंगे। ये चीज़ें आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसको आप पढ़ना जरूरी है आपका IR के रिलेटेड से। देखिए, कामकाजी महिलाओं के हित में प्रासंगिक निर्णय, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ये सोशल इशू का टॉपिक है ये, कि उच्च न्यायालय में हाल ही में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कार्यस्थल पर महिलाओं का निर्णय में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को बने एक दशक बीतने के बावजूद उसमें अनुपालन की गंभीरता और नियमितता होने पर रोष प्रकट करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ऑरिलियानो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य के मामले में जस्टिस ए बोपन्ना और जस्टिस एमा कोहली की पीठ ने 12 मई को दिए गए एक निर्णय में कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम में प्रदत्त वादे पूरे करने के हेतु निर्देश दिया है। इसको आप पढ़ लेंगे चीज़ें, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। देखिए, ये भी यह चीज़ आपका टॉपिक्स है कि कार्यस्थल पर स्त्रियों के साथ हो रहे उचित व्यवहार, इसको भी देखना। सोशल इशू का टॉपिक्स है चीज़ें। देखिए, यह है क्या कि G7 देशों के नेता पहुंचे हिरोशिमा, यूक्रेन युद्ध पर होगी मुख्य चर्चा। मतलब विकसित देशों के समूह G7 के नेता गुरुवार को जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं। यह वही शहर है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु हमला किया, तो उसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे, 40,000 लोग मारे गए थे। और शुक्रवार को इस सम्मेलन, जो 3 दिवसीय सम्मेलन G7 सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय है प्रमुख बिंदु यूक्रेन युद्ध के रहने का आसार। इसमें रूस पर प्रतिबंधों को और भी बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। सम्मेलन में 3 सत्रों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। अब देखा जाए, G7 सदस्यों के समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली है। मेजबान के रूप में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने गुरुवार को क्या है तो गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात कर कूटनीतिक औपचारिक सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्हें कहा कि जापान और अमेरिका गठबंधन का हिंद महासागरीय क्षेत्र में शांति सुरक्षा का आधार है। ठीक है, जहाँ अभी जापान में होगी क्वाड की बैठक। मतलब जापान के साथ हिरोशिमा में 20 मई से शुरू हो रही G7 की बैठक में रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को लेकर नई कोशिशों की और साथ ही संगठन की तरफ से जारी होने वाले संयुक्त बयान में रूस के खिलाफ जानकर बयानबाजी होने की तैयारी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हिरोशिमा 19 मई को पहुंच रहे हैं, लेकिन वह रूस के खिलाफ G7 की किसी कोशिश की हिस्सा नहीं बनेंगे। वैसे G7 देशों की तरफ से चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ भी बयान जारी होने की संभावना है, लेकिन भारत की मंशा इससे भी दूर रहने की है। हालांकि हिरोशिमा में ही क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शिखर बैठक होने जा रही है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण इस वैश्विक मंच पर अपने हितों और मित्र के देशों के कूटनीतिक दबाव के बीच पीएम मोदी सामंजस्य बनाने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने लगभग लगभग देखा जाए तो आज के जितने, और देखिए यहाँ एक और टॉपिक से आपका सक्रिय इंटरनेट उपयोगिताओं के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत है। मतलब देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट के माध्यम में पिछले 10 वर्षों में भारत में इंटरनेट की पैठ काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। डाटा पोर्टल के आंकड़े जारी कर इसकी जानकारी दिया गया है। 10 वर्षों में भारत की 4 गुना बढ़ी इंटरनेट की पहुँच। मतलब इसके अनुसार सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत दुनिया के चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्तमान भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 69.2, मतलब लगभग कहा जाए 70 करोड़ है। यहाँ शहरी क्षेत्रों में कनेक्शन की सघनता अधिक है। 12.6% आबादी के पास थी इंटरनेट की सुविधा 2012 में। 24.4 करोड़ लोगों अतिरिक्त लोग पहुँचेगी इंटरनेट 2028 तक। इजराइल और इटली के बाद भारत सबसे सस्ता इंटरनेट मुहैया करने वाला राष्ट्र बन गया है और अभी तक 48.7% तक पहुँच गई है इंटरनेट 2022 तक।
ठीक है। चलिए, तो इसलिए कि हम लोग आज का जो भी टॉपिक्स था हम लोग आपके सामने डिस्कस किए हैं। आप इसको वीडियो को जितना हो सके आप इसको शेयर करने का प्रयास जरूर करें। आप लोगों से ये विनती है, गुजारिश है कि आप इसको जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।